निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं बीके सिंह समझाने वाला हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो क्लास 7 का रिलेटेड टॉपिक है। यहाँ पर हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में इतना समझिए, क्लास 6 में भी आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, अलजेब्रा पढ़ा होगा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वहाँ देखे होंगे या वेरिएबल्स देखे होंगे, कांस्टेंट देखे होंगे। इसी तरह की टर्म ये आगे 8th में भी है, फिर 9th 10th। ये अलजेब्रा आपके लिए हमेशा बना रहेगा। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर भी आप अलजेब्रा पढ़ेंगे जाके। तो अलजेब्रा को अगर अभी से आप अच्छी तरीके से अच्छा कर लेते हैं, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो हमेशा आपके काम आने वाला है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल जो बेस है, जो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए मैं जीरो से स्टार्टिंग लेके चलूँगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूँ आखिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ हम बता रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, और जो क्या होता है कनेक्ट विद द 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है ये कॉम्बिनेशन, इसको कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहां पे अब ये कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट को कॉम्बिनेशन या तो प्लस से हो, माइनस से हो, मल्टीप्लाई से हो या डिवाइड से हो। यही हमारे 4 बेसिक जो हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, किसके, मैथमेटिक्स के। ये हमारे 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इन्हीं से एक कनेक्टेड होता है। वेरिएबल मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेंगे, और वो किससे कनेक्टेड होंगे, हमारे 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हमने पढ़ लिया कि कॉम्बिनेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड विद द 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ये देखिए, जैसे अगर हमारे पास में 4x है तो ये भी हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन यहां क्या है, इसके बीच में वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कौन सी टर्म है, मल्टीप्लाई की टर्म है। तो ये क्या हो गया, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब हम देखते हैं अगर इसकी तरह 4x + 3 होता, ये भी हमारा है। यहां पर हम क्या है, इसमें ये मल्टीप्लाई से ऐड कनेक्ट था, और यहां पर ये किसके साथ कनेक्ट है, ये पूरी टर्म ये इसके साथ कनेक्ट है 3 के साथ में। तो यहां भी ये ऑपरेशन लग रहा है। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जो वेरिएबल का हो और उसके साथ साथ कांस्टेंट भी हो। पहले हम केवल कांस्टेंट पढ़ते थे, वहां वेरिएबल नहीं पढ़ते थे। यहां पर हमें कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल्स भी पढ़ाए जा रहे हैं अलजेब्रा में। तो जो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो कनेक्टेड होना चाहिए। इन वेरिएबल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन किसके साथ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये 4 ऑपरेशन आपको मिलेंगे जिससे ये कनेक्टेड होगा। तो वो क्या होता है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने देखा होगा। अब एक टर्म आई हमारे यहां पर, कांस्टेंट आई और वेरिएबल आई। ये कांस्टेंट है और ये हमारे पास में वेरिएबल है। तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू कैसी होती है, फिक्स होती है, वो हमारा होता है कांस्टेंट। और जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है। इसकी वैल्यू कैसी होती है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। इसकी वैल्यू हमारी फिक्स नहीं होगी, लेकिन जो कांस्टेंट होगा वो कैसी होगी, उसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू कैसी होगी, फिक्स्ड वैल्यू। इसकी वैल्यू हमें फिक्स्ड मिलेगी। जैसे अगर यहां पे हम देखेंगे 3 है, 4 है, ये 4 है या ये 4, तो ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। कहीं भी आप हम किसी भी क्वेश्चन में इनको यूज करेंगे, कहीं भी यूज करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी है, 3 है तो वो 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है। जो भी हमारे न्यूमरल्स हैं, नंबर्स हैं, तो वो सब कैसे हैं, हमारे कांस्टेंट हैं। और जो वेरिएबल्स कौन से हैं, जिनकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती रहती है, वो हमारे कैसे हैं, वेरिएबल्स होते हैं। इनकी वैल्यू x है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे 4x, अगर हमें दे रखा है 4x, और अगर इसकी इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर हमें 4 की तो 4 ही रहेगी, इसको तो चेंज हम नहीं कर सकते हैं, तो ये कांस्टेंट है हमारा। लेकिन जब हम इसकी वैल्यू x पुट यहां पर, अगर हम इसको क्या कर दें, यहां पे हम अगर x की जगह क्या रख दें, 2 रख देंगे, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कितनी हो जाएगी, 4 2 जा, इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसकी वैल्यू रखते हैं 4 × 2, ये हमारा पास 8 आ गया, ठीक है। पुट x, अगर हमने यहां पर x = 3 रख देंगे तो इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x = कितना हो जाएगा, 4 × 3, ये कितना हो गया, 12। तो अब ये देखेंगे यहां पर कैसा है, ये वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग रखने से उसकी वैल्यू जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू चेंज हो गई हमारी। तो वेरिएबल की वैल्यू
अलग अलग हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैसी रहती है, फिक्स रहती है। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर चेंज हो रहा है तो वो कांस्टेंट की वजह से चेंज नहीं होगा, वो उसकी वैल्यू किसकी वजह से चेंज होगी, वेरिएबल की। क्यों, कांस्टेंट तो सेम रहेगा, यहां भी 4 था, यहां भी 4 है, लेकिन चेंज किसकी वजह से हुई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये चेंज हुई सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की वजह से। तो वेरिएबल जनरली हम कौन से यूज करते हैं, जो अल्फाबेट है हमारे XYZ ABC और LMN, इस तरह के जो अल्फाबेट हैं उन्हीं को हम एज ए वेरिएबल यूज करते हैं। तो यहां पर आपने सीखा कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। पहले हमने आपको बता दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अब एक जो वर्ड आता है वो आता है हमारे पास में टर्म क्या होती है। आखिर टर्म क्या होती है, तो टर्म जो होती है वो क्या करती है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। टर्म इज अ, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं टर्म क्या होती है। टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये टर्म कहेंगे इसको। टर्म किसको कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। यहां पे देख लीजिए, ये अगर हमारे पास में ये 4x था तो यहां ये 4x किस का, 4 इंटू एक्स, इसका मल्टीप्लाई है। इस फैक्टर हमारे पास 4 हो गया, एक x हो गया हमारे पास में। अगर हमारे पास में जैसे 3xy होता तो इसको हम 3 इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये फैक्टर कौन कौन से आए, ये हमारे इसके फैक्टर आए। तो इन्हीं फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, टर्म होती है। टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। अब देखेंगे यहां पर हम ये देखेंगे ये कितने हैं टर्म, यहां पर सिंगल टर्म है, और यहां पर हमारे पास में जब हमारे पास में जो टर्म दे रखी हैं वो प्लस या माइनस से अगर अलग अलग कर दी जाएं, सेपरेट कर दी जाएं, तो वो क्या हो जाती है हमारे पास में अलग अलग टर्म हो जाती हैं। उसको अगर हमारे पास यहां पर सिंगल टर्म थी, किसी के साथ ऐड नहीं हो रहा था ना सब्ट्रैक्ट हो रहा था, वहां पे इसके साथ में यहां क्या है, प्लस कर दिया, तो ये टर्म हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई, तो ये सेपरेट हो गया। प्लस माइनस करने से हमने क्या देखा यहां पे, ये हमारी जो टर्म है वो जनरली वैसे हम उसको एडिशन ही बोलते हैं, प्रोडक्ट को वो जब जो टर्म है उसको सेपरेट करने के लिए प्लस का ही यूज होता है, ऐड करते हैं। लेकिन अगर हम उसको ऐड अगर किसी को करना होगा, जैसे अब हमें 4x प्लस 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 4x है प्लस 3 है, और अगर 4x माइनस 3 है इसका मतलब क्या, 4x में से कितना ऐड किया गया, -3। ये हमारे 4x में क्या ऐड किया गया है, -3 ऐड किया गया है। तो जनरली हम इसको अगर ये चाहें कि इसको हम ये जो एडिशन जो है वो क्या करता है, टर्म को सेपरेट करता है। एडिशन क्या करता है, माइनस को भी हम प्लस बाहर लगा के -3 हमने इसमें से क्या किया है, ऐड किया है। 4x में -3 ऐड कर दिया है हमने, 4x में -3 ऐड कर दिया है, और यहां 4x में +3 ऐड किया है। तो हम जनरली अगर एक वर्ड यूज करना चाहें प्लस, तो वो हम उसी को यूज कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन आपको समझाने की वजह से मैंने यहां पर ये दिखाया है कि ये हम ये प्लस या माइनस से अगर ये कनेक्टेड है तो ये टर्म कैसी हो गई, सेपरेट हो गई। पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म हमारे पास में ये है, ठीक है। ये आई हमारी टर्म। अब हम टर्म के हिसाब से क्या करेंगे उसमें, और ये जो यहां पर हम देख रहे थे एक वर्ड हमारे पास में फैक्टर्स, यहां पे हम देख रहे थे फैक्टर्स आया था। तो फैक्टर्स क्या हैं, ये 3x और ये y इस टर्म के फैक्टर हैं। 3 भी फैक्टर है, x भी फैक्टर है और y भी फैक्टर है। अब हम इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास में यहां पर x² होता तो हम क्या कर लेते, यहां पे जैसे 3x² इंटू y होता तो हम इसको 3 इंटू x इंटू y लिख सकते थे, और अगर y भी डबल होता, पावर 2 होती, तो उसको भी हम डबल कर देते। तो यहां पर हमारे पास में ये फैक्टर आए, अब इनको हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। 3x² y को फैक्टर कितना आया, 3x इंटू y। अगर हम इसको ये फैक्टर्स को अगर हम ट्री मेथड से देखेंगे तो एक बार मैं आपको उस ट्री मेथड से भी आपको बताता हूं करके कि किस तरह से हम इसको ट्री मेथड से फैक्टर्स को शो कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास में कितना है, 6x² y दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे अगर इसको हमने ये किया, एक फैक्टर हमारे पास में ये 6 है, यहां पर क्या हुआ, x हुआ, ठीक है, x² हुआ, और ये क्या है हमारे पास में y। अब हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, एक ये है कांस्टेंट वेरिएबल हमारे पास में कितने हैं, 2 है, x और सेकंड y है। अब ये 6 हमारे पास में कैसा है, कांस्टेंट है। वेरिएबल हमारे पास में कौन से, x² और y। अब हम ये देखेंगे क्या हम इस x को और फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको हम x एक फैक्टर हो गया और दूसरा इसका फैक्टर फिर से x हो गया। तो कितनी जगह हमने इसको ब्रेक कर दिया, पहली जगह x और दूसरी जगह y को, ये तो y ही है, इसका तो कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, तो ये एज इट इज है। तो इस तरह से हमने देखा इस ट्री में हमने कैसे इसको फैक्टराइज किया, 6x² y को। और फिर देख लेते हैं
7x² y² z। ठीक है, ये इसमें कितने वेरिएबल हैं हमारे पास में? कांस्टेंट तो हमारे पास में सिंगल है 7, और वेरिएबल्स कितने? x, y और z। पावर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कौन सा है वेरिएबल? x है, y है और z है। अब इनको हमें क्या करना है? ब्रेक करना है। तो 7 ये आया, ये x के कितनी जगह हमने ब्रेक किया? x और x। y को कितनी जगह करेंगे? 2 जगह, y इंटू वाई, और जो z है वो अकेला है। तो इस तरह से हमने देखा 7x x y इंटू z, इस तरह से हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग दिखा के। और आप चाहते तो अगर पूरा इस तरह से बनाना चाहो, x² 7x² y² z, इसको हमने देखा ये 7 है, ये x² है, ये y² है और ये z है। अब इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जिसको हमसे फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं? तो ये हमारे पास में x है, इसको x इंटू x लिख सकते हैं, y को हम y इंटू y लिख सकते हैं, और z अकेला है ही है हमारे पास में। तो हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 7x x y और z। ये फिर से फैक्टराइज नहीं हो सकता है ना ये। तो अब ये हमने देख लिया हमारे पास वेरिएबल जो x y और z थे, उनको हमने अलग अलग ट्री मेथड से किस तरह से हमने उसको सेपरेट फैक्टर्स करके दिखाए हैं। तो बहुत आसानी से आप जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे तो जो पावर्स होती हैं उतनी ही बार उसको ब्रेक कर देते हैं हम वेरिएबल को। अगर हमारे 2 पावर थी 2 जगह, और यहां पर 2 थी, हमने पहला टर्म यहां सेकंड टर्म, इस तरह से हमने इसको 2 जगह इसको तोड़ दिया। ठीक है, 2 फैक्टर्स में y इंटू वाई, इसी तरह से हमने इसको z अकेला था तो उसको एक ही जगह रहने दिया। तो जो फैक्टर्स आते हैं वो पावर्स जितनी देर रखी होती हैं उतने ही टर्म में अलग अलग हम उसको लिख देते हैं कि ये सेपरेट इसके ये फैक्टर हैं। अब इनको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, इनको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है। चलिए, तो इस तरह से ये ट्री मेथड में हमने देख लिया कि कैसे हम उसको फैक्टराइज करेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो क्या होता है, जो क्या होता है 1 और इसमें कितनी होती है? मोर टर्म, विच इज अ polynomial is a algebraic expression which has 1 or more term। ठीक है, जिसमें क्या हो? 1 टर्म हो और मोर टर्म, एक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। कितनी? एक तो होगी और एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक होगी या एक से ज्यादा होगी। जैसे अगर हमने अब ये देखा, अगर हमारे पास में कैसी है? 1 टर्म है। ठीक है, तो कुछ जगह 2 टर्म भी हो सकती हैं, कहीं पे हमारे पास में 3 टर्म भी हो सकती हैं। जैसे अगर हम यहां पर देखेंगे, अगर हमारे पास में 4x है, इसमें कितनी है टर्म? एक ही टर्म है। अगर हमारे में 3x² y प्लस 9 दिया हुआ है, ये कितनी टर्म है? इसमें डबल टर्म है। और अगर 6x² y प्लस 7y प्लस 9, अब यहां पर हमारे पास में कितनी टर्म दे रखी हैं? 1 2 एंड 3। ये तो अगर हमारे पास में सिंगल टर्म है तो उसको हम 1 टर्म वाले को क्या कहेंगे? आप ध्यान रखें, मोनोमियल, उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। अगर हमारे पास में जब डबल टर्म है तो उसको हम क्या कहेंगे? 2 टर्म वाले को बायनोमियल, उसको बोलेंगे बायनोमियल। ये हमारे पास बायनोमियल हो गया। और जब हमारे पास में ये कितनी टर्म है? 1 2 एंड 3, 1 2 3। जब हमारे पास 3 टर्म हो जाती हैं उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल, उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राई मींस 3, ये हम ट्राइनोमियल इसको कहेंगे। तो हम ये देखते हैं कि टर्म के हिसाब से हम पॉलिनोमियल को अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। सिंगल टर्म है मोनोमियल, अगर डबल टर्म है हमारे पास वो सेपरेशन किससे? अगर हमारे 2 टर्म एडेड हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? बायनोमियल हो गया। और जहां पर हमारे 3 टर्म हैं उनको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये मैंने एग्जांपल कुछ बता दिया आपको। इसमें हम देखिए ये मोनोमियल हो गया, यहां देखिए ये सबसे 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल है, ये हमारा क्या है? बायनोमियल है। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज इसमें आई हमारी, अब हम देखते हैं कि जो
टर्म है उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास में कुछ ऐसी टर्म होती हैं जो एक देखने में एक जैसी होती हैं, लगती हैं, और कुछ टर्म हमें कैसी लगती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो जहां पर हमारा जो फैक्टर मैंने पहले किए थे उसमें हम ये देखेंगे जहां पर हमारे फैक्टर्स कैसे होते हैं, एल्जेब्रिक फैक्टर की बात चल रही है, जहां पर हमारे एल्जेब्रिक फैक्टर कैसे होंगे, सेम होंगे, वो हमारी लाइक टर्म होती हैं, और जहां पर हमारे एल्जेब्रिक फैक्टर डिफरेंट होंगे वो टर्म हमारी कैसी होती हैं, अनलाइक टर्म होती हैं। तो हम इसमें अभी देखते हैं लाइक और अनलाइक के बारे में। उससे पहले इसको मैं साफ कर देता हूं, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म के बारे में। तो आखिर लाइक टर्म क्या होती हैं, चलिए लाइक टर्म भी लाइक टर्म में हम क्या देखते हैं, जहां पर हमारे सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, एल्जेब्रिक फैक्टर कैसे होंगे, सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स, ये हमारे सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एल्जेब्रिक फैक्टर हमारे सेम होने चाहिए। तो वो हमारी टर्म कैसी है टर्म, वो लाइक टर्म है। जैसे अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है 6x²y, अब इसके एल्जेब्रिक फैक्टर अगर हम देखें क्या है, 6 तो है ही है यहां पे, लेकिन एल्जेब्रिक फैक्टर हम देखेंगे तो क्या है, 6 हमारे पास में कांस्टेंट है। अब वेरिएबल्स में हम एल्जेब्रिक फैक्टर्स देखेंगे, x इंटू y, ठीक है। और दूसरी टर्म हम देखते हैं -3x²y। अब इसके फैक्टर देखें -3, ठीक है, इंटू x इंटू y। अब एल्जेब्रिक फैक्टर हमारे पहले कितने थे, x और y थे। पहला भी फैक्टर x था, दूसरा x है, और फिर थर्ड जो है फैक्टर है वो y है। यहां पर एल्जेब्रिक फैक्टर में क्या है, यहां x और y। तो जहां हमारे सेम एल्जेब्रिक फैक्टर मिल जाते हैं वो टर्म हमारी कैसी होती हैं, लाइक टर्म होती हैं। और जहां पर हमारे एल्जेब्रिक फैक्टर डिफरेंट होते हैं वो कैसी टर्म होती हैं, वो टर्म हमारी होती है अनलाइक टर्म। अब हम ये देखेंगे -6x²y, इसके एल्जेब्रिक फैक्टर -6x इंटू y। और अब हम देख लेंगे -3xy²। अब इसके -3 इंटू x इंटू y। अब यहां x y है और यहां y हमारी कितनी है, सिंगल है, और x कैसे है, डबल पावर में है। यहां y हमारी डबल पावर में है, x हमारा अकेला है। तो हम ये देखेंगे फैक्टर दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो इससे हमें ये देखते हैं ये टर्म कैसी है, हमारी एल्जेब्रिक फैक्टर डिफरेंट हैं। तो जहां एल्जेब्रिक फैक्टर डिफरेंट आ जाते हैं वो टर्म हमारी कैसी होती है, अनलाइक टर्म होती है। उन टर्म को हम कहते हैं अनलाइक टर्म। तो ये हमारी कैसी होगी, दोनों टर्म में अनलाइक टर्म, इनको हम बोलेंगे अनलाइक टर्म। और ये थी हमारी कैसी टर्म थी, लाइक टर्म। क्योंकि यहां पर एल्जेब्रिक फैक्टर, जब आप लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को देखें तो आप एक चीज जरूर याद रखना, करना क्या है उसमें, जो भी हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हो या हमारे पास में अगर सिंगल टर्म है तो कोई दिक्कत ही नहीं, वहां से हमें दिखाइए। लेकिन अलग अलग टर्म के हिसाब से पूछा गया हो पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कि इनमें कौन कौन सी टर्म कैसी है, लाइक टर्म है, और कौन सी कैसी है, अनलाइक टर्म है। तो वहां हम क्या करें, केवल एल्जेब्रिक फैक्टर्स देख लीजिए। आप कांस्टेंट को बिल्कुल छोड़ दीजिए, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बिल्कुल अलग हटा दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस किस पे होना चाहिए, एल्जेब्रिक फैक्टर्स पे। इस पे ये एल्जेब्रिक फैक्टर है, यहां पर ये एल्जेब्रिक फैक्टर है, यहां पर ये एल्जेब्रिक फैक्टर है। तो जो एल्जेब्रिक फैक्टर होता है अगर देखने में एक जैसे हैं तो वो कैसे होते हैं, सेम हो, अगर हैं तो कैसी है, लाइक टर्म है। और जहां ये डिफरेंट हैं बस आप तुरंत समझ जाइए ये क्या है, यहां पे अनलाइक टर्म है, ये अनलाइक टर्म है। कैसी टर्म है, ये अनलाइक टर्म है। और जहां पर ये सेम एल्जेब्रिक फैक्टर हैं वो हमारी कौन सी है, लाइक टर्म है, और ये अनलाइक टर्म है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक फैक्टर्स पर ही फोकस करना है, आपको कांस्टेंट पर ध्यान नहीं देना है। अब हम ये देखते हैं, चूंकि हमने तब ध्यान नहीं दिया, अब हम ये देखेंगे आखिर ये जो कांस्टेंट हमने छोड़ के चले हैं ये क्या चीज होती है, इसको हम क्या कहते हैं। खाली कांस्टेंट ही कहते रहेंगे या कुछ और भी उसके बारे में देखेंगे। जब हम देखते हैं कोई हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से दिया होता है तो उसमें दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक तो एल्जेब्रिक फैक्टर होता है और दूसरा हमारा कैसा होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर होता है। जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कहलाती है हमारी कोफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट अगर कोफिशिएंट की बात आए, अगर आपसे ये पूछा जाए -3x², अगर यही ले लिया जाए -3x/², इसमें कोफिशिएंट क्या है, हमने ये देखा ये एल्जेब्रिक हमारा फैक्टर है और ये एल्जेब्रिक टर्म हो गई, और इसमें ये हमारा कैसा है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट। x/² का कोफिशिएंट क्या हुआ, -3। जनरली हम इसी को कहेंगे, इसको जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को हम जनरली कोफिशिएंट भी कहते हैं,
उसी को हम जनरली कोफिशिएंट भी कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर जिस फैक्टर की कोफिशिएंट पूछा गया है तो जो बचा हुआ पार्ट है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। चलिए इसको और देखते हैं कैसे, एक बार आप फिर से समझेंगे कोफिशिएंट के बारे में। जैसे कोफिशिएंट कैसे, जैसे हमने देखा यहां पर 3x/z, ठीक है, एक हमारे पास में दे रखी है टर्म 3x/z दिया हुआ है, ठीक है, एक्सप्रेशन। और दूसरा अगर हमें दे रखा है उसमें हमें दिया है, चलिए इसी से देख लेते हैं, इसी से करते हैं। चलो एक ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरे बार इसी से अब हम देखते हैं। यहां पर हम ये देखेंगे एलजेब्रिक हमारे पास में कौन सा है, ये कैसा फैक्टर है, एलजेब्रिक फैक्टर, ये हमारे एलजेब्रिक फैक्टर हो गए, एलजेब्रिक टर्म हो गई हमारी। और ये कैसी है, ये है हमारी न्यूमेरिकल, ठीक है, यहां नंबर्स दे रखे हैं। तो जनरली हम अगर बात करेंगे तो हम इस न्यूमेरिकली जो वैल्यू होती है उसी के बारे में बात करते हैं, वही कोफिशिएंट ऑफ द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दे रखा है उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे तो जो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है वो क्या होगी, हमारी कोफिशिएंट होगी। लेकिन अगर हम यहां पर ये पूछते हैं XYZ का कोफिशिएंट क्या है, उसके लिए हो जाएगा 3। लेकिन इफ अगर हम पूछते हैं किसका 3YZ, यानी ये ले लिया हमने, इसके साथ में इतना ले लिया, तो जो रह गया वो उसका कोफिशिएंट क्या हुआ, x हुआ। और अगर हम z का कोफिशिएंट पूछेंगे तो हो जाएगा 3x/। इस तरह से हम जो टर्म जिसका कोफिशिएंट पूछा जाता है तो जो बची हुई टर्म है वो उसका कोफिशिएंट कहलाती है। लेकिन जनरली जब बात आएगी हमारी नॉर्मली, तो वो हम बात किसके बारे में करते हैं, हम इसके कोफिशिएंट इस वाले के लिए जो हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, उसी के बारे में हम बात करते हैं। वो क्या होता है, कांस्टेंट जो दे रखा है वही हमारा कोफिशिएंट है, वही हमारा कोफिशिएंट है। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि हमारा कोफिशिएंट कौन सा है, -3x/²। इसमें x/² का कोफिशिएंट कौन सा है, -3, यही हमारा कोफिशिएंट हो गया। चाहे माइनस में है तो वो या प्लस में है, तो इसको हम पूरा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हमने देख लिया कि ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x/²। इस एल्जेब्रिक टर्म का कोफिशिएंट क्या है, -3। x/² का कोफिशिएंट क्या है, -3। ये हम कह सकते हैं इस टर्म में कितना है, -3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x/²। इसके लिए इस वाली टर्म के लिए ये हमारा -3x/² जो टर्म है पूरी टर्म, इसमें हम कहेंगे इस पूरी टर्म का कोफिशिएंट है -3। तो इस तरह से हमने ये देखा जो टर्म थी हमारे पास में वो सारी उनको हमने डिफाइन करके बताया, उनको एक्सप्लेन करके बताया, और धीरे धीरे करके उनको इस तरह से विद एग्जाम्पल हमने उनको आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपके माइंड में अच्छी तरीके से वो फीड हो जाएं। एक एक टर्म के बारे में आप धीरे धीरे करके सीखें, जानें। चूंकि आज आप सेवन्थ में वहां पढ़ रहे हैं, सेवन्थ के बाद में जब आप 8th में आएंगे तो वहां पर भी आपको इन्हीं चीजों से फिर से पाला पड़ने वाला है आपका, ये पीछे आपके नहीं छोड़ेंगी। मैथमेटिक्स क्या है, इन्हीं स्टेप्स का आगे बढ़ाना है। इसमें से थोड़ा सा आपके लिए जो पोर्शन है और बढ़ जाएगा, उसमें और कुछ नहीं करना है, बस धीरे धीरे। लेकिन आप अगर पहली स्टेप चढ़ना सीख जाएंगे तो आप दूसरे में आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब आपको पहली स्टेप नहीं सीखेंगे तो आपको सेकंड स्टेप चढ़ने में फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप लगातार चलते रहिए, लगातार सीखते रहिए, और कंटिन्यूटी जब रखेंगे तो आपकी जो मेंटल लेवल है वो भी सुधरेगा, आपका सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी।